हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक ग्रूम से होती है जिसका नाम क्रीट है। क्रीट ही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और आज उसकी शादी होने वाली है। उसके अगले सीन में हम ब्राइड को देखते हैं जिसका नाम खेम है। खेम अपनी शादी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश थी और रेडी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्रीट को दिखाया जाता है जो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपने ग्रूम के सारे ड्रेस को निकाल देता है और शादी के फंक्शन से भाग जाता है। क्रीट जाते हुए अपने दिल में सोचता है कि वो शादी के फंक्शन से भाग गया है तो इसकी वजह से अब खेम के फैमिली की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होगी। सारे गेस्ट तो आ चुके थे, किसी की कमी थी तो वो थी क्रीट की, जो कि अभी तक नहीं आया था। काफ़ी टाइम हो चुका था। लोग आपस में ही गॉसिप्स करने लगते हैं कि हो सकता है कि ग्रूम को शादी नहीं करनी है, इसी वजह से तो यहाँ से भाग गया। विट ये सब दूर खड़ा सुन रहा था, इसी वजह से वो उन लोगों के माइंड को डाइवर्ट करना चाह रहा था जहाँ पर वो उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ को भी खेलता है, लेकिन ज़्यादा देर तक वो लोग इस बात को संभाल नहीं पाते हैं। खेम की कंडीशन खराब होने के बाद भी वो इसी आस में अभी तक इंतजार कर रही थी कि हो सकता है क्रीट आए। काफ़ी टाइम के बाद भी जब क्रीट नहीं आता है तो उसकी उम्मीद टूटती हुई उसे नजर आती है। जहाँ सारे लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थे तो वहीं पर खेम की स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेल्फी निकालने में कोई भी मौका नहीं छोड़ी थी। उसकी मॉम समझाती है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। टॉम अपने डैड से कहता है कि उन्हें शादी को रोक देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए खेम बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो फिर भी क्रीट का इंतजार करने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है। उसके अगले सीन में एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम छाया है। छाया क्रीट की सिस्टर है। छाया के आने पे सारे लोग उससे क्रीट के बारे में पूछने लगते हैं। तब यहाँ पर वैन को दिखाया जाता है जो अपना मुंह खोल बैठती है। पिछले 3 घंटे से हम ग्रूम का इंतजार कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आए। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा है? जिसकी वजह से खेम काफ़ी अपसेट हो जाती है। इधर क्रीट अपने वॉच को देखता है और उसके बाद स्माइल करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इसके अगले सीन में एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम यदा है और यही हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है। यदा अपनी सिस्टर के वेडिंग में आई हुई रहती है और खेम ही उसकी सिस्टर है। वो लोगों को जाते हुए देखती है तो उसे लगता है कि वो लेट हो गई है। यदा टॉम के पास कॉल करके उसे बताती है कि मेरी फ़्लाइट लेट थी, इसी वजह से आने में लेट हो गया है। लेकिन अभी टॉम यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता है कि यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है, बस वो उसे जल्द से आने के लिए कहता है। इधर खेम को दिखाया जाता है जो अपना केक देख करके बहुत ही ज़्यादा रोती है कि आज उसके लाइफ का कितना स्पेशल डे था और इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो गया, इसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। यदा लिफ्ट के पास जाती है। लिफ्ट का डोर बंद था बट कोई था जिसने लिफ्ट के डोर को ओपन कर दिया और ये था क्रीट। क्रीट यदा को देखता है और स्माइल करता है और साथ ही यदा को कहता है कि शायद ये लिफ्ट तुम्हारी वजह से रुकी थी, जिस पर यदा कहती है कि इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट। तब क्रीट कहता है कि लाइफ में कोई भी कोइंसिडेंट नहीं होता है। क्रीट यदा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर यदा बता देती है कि वो यहाँ पर अपनी सिस्टर की वेडिंग को अटेंड करने के लिए आई है, जिस पर क्रीट स्माइल करता है। वो तो सब कुछ जान रहा था, यदा के बारे में उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन यदा इन सब से अनजान वो क्रीट को कुछ और ही समझ रही थी। यदा जब लिफ्ट से बाहर निकलती है तो क्रीट स्माइल करते हुए उसे उसकी सिस्टर की वेडिंग के लिए ब्लेसिंग देता है। इधर सारे लोग छाया से पूछने लगते हैं कि क्रीट कहाँ पर है, लेकिन छाया बताती है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसके फेस के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ मालूम था इसके बारे में कि क्या होने वाला है। छाया खेम को टीज करते हुए कहती है, मुझे तो पहले से मालूम था कि क्रीट तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, लेकिन तुम समझने के मूड में ही नहीं थी। छाया के पास क्रीट का कॉल आता है जिस पर टॉम क्रीट को अच्छा खासा सुनाता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई शादी के फंक्शन से भागने के लिए। यहाँ पर खेम बड़ी हिम्मत बना करके क्रीट से पूछती है कि आखिर वो कहाँ है और वो शादी के फंक्शन में क्यों नहीं आया, जिस पर क्रीट कहता है बिकॉज मुझे ये शादी नहीं करनी थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। क्रीट के मुंह से खेम का ये सुनना बहुत शॉकिंग वाली न्यूज़ थी, बिकॉज अब तक क्रीट उससे सिर्फ यही कहे जा रहा था कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। खेम रोते हुए क्रीट से पूछने लगती है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर क्रीट स्माइल करते हुए कहता है, इसका रीज़न भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। फ़ोन जबकि स्पीकर पे था, इसी वजह से सारे लोगों के साथ यदा भी ये सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत बड़ा धक्का सा लगता है कि आज वो अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए आई थी और ये सब हो गया। खेम की कंडीशन ख़राब होती है, वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर यदा एक बड़ी बहन की तरह खेम की अच्छे से केयरिंग करती है। डैड की भी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, उन्हें भी अटैक आ जाता है। अगले दिन में खेम को होश आ जाता है, जहाँ पर यदा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने हाथों से उस रिंग को निकाल फेंके जो कि क्रीट ने बड़े ही प्यार से किसी टाइमिंग में
खेम को पहनाया था। लेकिन खेम जानना चाहती थी कि आखिर सब कुछ ठीक होने के बाद शादी के फंक्शन की डेट पर ही ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से क्रिट ने मुझे साफ मना कर दिया। वो रोती है जहाँ पर यदा उसे हैंडल करती है। खेम की लाइफ में अचानक से आए हुए तूफान की वजह से जहाँ सारे लोग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे, तो वहीं पर उसकी स्टेप सिस्टर वॉन जो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही थी। यदा डैड के पास आती है। उनकी भी कंडीशन अब पहले से बेटर थी। यदा अपने डैड को बताती है कि बहुत जल्द वो क्रिट से मिलने के लिए जाएगी और पता करेगी कि आखिर उसने उसकी सिस्टर खेम के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वो दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा लाइक करते थे, प्यार करते थे। आगे यदा छाया से बात करने के लिए जाती है। छाया जब क्रिट की सिस्टर है तो उसे मालूम होना चाहिए कि इस वक्त क्रिट कहाँ पर है और उसने शादी के लिए क्यों मना कर दिया, लेकिन छाया पीछे हट जाती है। मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कह करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले छाया यदा को टीज करते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इस वक्त मेरे भाई के बारे में कम नॉलेज रखनी चाहिए और अपनी बहन खेम के बारे में ज़्यादा रखनी चाहिए। हो सकता है कहीं वो इस सदमे में खुद को शूट न कर ले या सुसाइड न कर ले। साइको सही तो है, ज़रा ख्याल रखना। छाया के जाने पर यदा उसे टॉम से कहती है कि इस पर नज़र रखो, हो न हो ये अपने भाई से ही मिलने के लिए ज़रूर जा रही है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त क्रिट कहाँ पर है। यदा की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर दोनों को ये कहा गया था कि वो खेम का ख्याल रखें, लेकिन उसके ही रूम में आ करके वो लोग उसकी ही बुराई कर रहे थे, जिसकी वजह से पीछे खेम सारी बातें अपने कानों से सुन लेती है क्योंकि उस वक्त वो होश में आ चुकी थी। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि लोग उसके बारे में इस तरह से बात कर रहे, क्योंकि वैन का कहना था कि अगर मैं खेम की जगह पर होती तो सच में अपने आप को मार डालती या सुसाइड कर लेती, इस घर में तो दोबारा कभी नहीं कदम रखती। यदा खेम से मिलने के लिए जब उसके रूम में आती है तब सबको रियलाइज़ होता है कि खेम तो रूम में है ही नहीं। वो लोग उसका सामान चेक करते हैं, जिससे उन्हें ये तो मालूम पड़ जाता है कि खेम कोई भी सामान लेकर के गई नहीं है, सिर्फ वो इंडिविजुअली गई है। जिस पर वॉन कहती है कहीं वो खेम सुसाइड करने तो नहीं गई है। खेम की न्यूज़ सुनने के बाद डैड की कंडीशन अचानक से बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पर अदा उन्हें हैंडल करती है। टॉम छाया को फॉलो कर रहा था। छाया पूरी सिटी उसे घुमाने के बाद उसी प्लेस पर वापस आ जाती है जहाँ से टॉम ने स्टार्ट किया था। टॉम छाया से कहता है तुम्हें इसके बारे में पता चल गया था ना। छाया स्माइल करती है, हाँ पता चल गया था, तो क्या हुआ अगर तुम मेरे पीछे फॉलो करते हुए इतना ज़्यादा घूम लिए। छाया यहाँ पर टॉम से कहती है क्या तुमने हम लोगों के लिए रूम बुक किया? शायद बुक ही किया होगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा ना, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। इधर अदा के डैड की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से अदा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो एक बार फिर से अपने डैड को हॉस्पिटलाइज करवाती है। यदा क्रिट के बारे में सब कुछ जानना चाह रही थी, इसी वजह से वो विट और टॉम से उसके रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मांगती है, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इवन उन्हें तो क्रिट की फ़ोटो भी नहीं मिलती है। इधर छाया को दिखाया जाता है। छाया क्रिट के पास कॉल करके उसे बताती है कि इस वक्त यदा के डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। क्रिट काफ़ी स्माइल करता है। वैन खेम की फ़ोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करके उसे ढूंढना चाह रही थी। एक्चुअली खेम को ढूंढना तो बहाना था, वैन उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करना चाह रही थी और यदा ऐसा करने से उसे रोक देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है खेम को, जो इन सब की वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है और डिप्रेस्ड भी हो जाती है। क्रिट उसके लाइफ में नहीं आया था। वो क्रिट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्रिट के बिना तो वो अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पर वो इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि क्रिट की दी हुई रिंग, जो किसी टाइम में क्रिट ने बड़े ही प्यार से ये कहकर खेम को पहनाया था कि विल यू मैरी मी, और खेम ने भी यस कहा था। यही सारी बातें याद करके खेम तो और भी ज़्यादा रोई जा रही होती है और उसके बाद वो अपने हाथों से उस रिंग को निकाल करके समुद्र में फेंक देती है। खेम सुसाइड करती। उससे पहले वहाँ पर विट आ जाता है जो उसे मना करता है। खेम वहाँ से दूसरी जगह पर भागने लगती है क्योंकि उसे आज मरना था। इधर यदा बहुत ज़्यादा परेशान थी। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यदा से किसी टाइम में खेम ने बात की थी। वो उसे क्रिट को शो करना चाह रही थी, लेकिन क्रिट अपने फेस को नहीं शो करता है। यदा ने खेम से प्रॉमिस लिया था कि जब तक मैं वहाँ पर आऊँगी नहीं तुम शादी नहीं करोगी। इसी की वजह से खेम रुकी हुई थी और जब शादी का दिन आया यदा वहाँ पर पहुँची तो ये सब हो गया था। इसी सब के बारे में सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर क्रिट की एंट्री होती है। यदा को इस तरह से रोता हुआ देख करके क्रिट बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा था। साथ ही वो उसके लिए कॉफ़ी भी लेकर आया हुआ था जो यदा को पीने के लिए कहता है। साथ ये भी कहता है इसमें कुछ मिक्स नहीं है, तुम पी सकती हो। क्रिट यदा से पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो। तब यदा क्रिट को बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं कि उसका ग्रूम इस तरह से उसे धोखा दे देगा। इधर खेम दौड़ते दौड़ते एक कार के सामने आने वाली थी। विट उसे देख लेता है और बहुत जल्द उसकी जान को बचा भी लेता है। यहाँ पर खेम का रो रो कर बुरा हाल था। अपने सामने विट को देख करके वो सडनली उसे हक कर लेती है और रोने लगती है। खेम घर वापस नहीं जाना चाह रही थी, इसी वजह से वो विट से उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती है। यदा विट के पास कॉल करती है और उसे खेम के बारे में पूछती है, क्या खेम तुम्हें मिली, क्या वो ठीक है? जिस पर विट मना कर देता है, नहीं मुझे खेम तो नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूँगा।
इस वजह से विट ने झूठ बोला क्योंकि खेम ऐसा चाहती थी। क्रिट उसे परेशान होता हुआ देख करके खुश होता है, साथ ही ये भी पूछता है कि इन केस अगर मान लो वो बंदा तुम्हारे सामने आ जाता है जिसने तुम्हारी बहन को हर्ट किया तो तुम क्या करोगी। जिस पर यदा अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन शो करते हुए बहुत ही गुस्से में कहती है, बस एक बार वो बंदा मिल जाए उसे तो मैं उसके घुटनों के बल बैठा करके अपनी सिस्टर और अपने डैड से माफ़ी ना मंगवाई तो देख लेना। क्रिट उसे बेस्ट ऑफ लक बोल करके चला जाता है। यदा को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो जिसके बारे में बात कर रही है वो उसके सामने ही है। हॉस्पिटल में यदा के डैड जो कि सो रहे थे, क्रिट की एंट्री होती है जिसकी वजह से उनकी आंखें खुल जाती है। वो क्रिट से पूछने लगते हैं, आखिर क्या मिला, मेरी बेटी की इस तरह से लाइफ बर्बाद करके तुमने क्यों किया। जिस पर क्रिट कहता है, क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये मेरा रिवेंज है। जिसकी वजह से अब यहाँ पर यदा के डैड क्रिट का कॉलर पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन क्रिट के डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से एक बार फिर से उन्हें सारे नर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग जब वहाँ पर आते हैं उससे पहले क्रिट वहाँ से जा चुका था, ये कहकर कि गेम की शुरुआत तो अभी हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विट की सिस्टर पैन जब वो मॉर्निंग में उठती है और खेम को अपने ही घर में देखती है तो काफ़ी शॉक में हो जाती है। तब यहाँ पर विट उसे बताता है, खेम एक्चुअली मेरे घर पर रहना चाह रही है, वो कुछ टाइम के लिए लोगों से नहीं मिलना चाह रही है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पता नहीं वो क्या करती, वो खुद को शूट भी कर लेती या सुसाइड कर लेती। बस उसे सही से और सेफ रखने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या तुम मुझे इसमें कोऑपरेट करोगी। पैन अपने भाई वेट को काफ़ी अच्छे से समझती है, इसी वजह से वो भी इसमें उसका सपोर्ट देने के लिए रेडी हो जाती है। आगे यदा जब रेस्टोरेंट आती है तब क्रिट की तरफ से उसे ट्रीट मिलती है। यदा काफ़ी परेशान हो जाती है कि इस तरह ये अनजान बंदा उसे इस तरह से ट्रीट क्यों दे रहा है। वो मना करती है, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ले सकती हूँ। क्रिट तो यदा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। आजकल ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो और जैसे कि तुमने अपने बारे में बताया ऐसा लग रहा है तुम्हें देख करके कि तुम अपने घर की गार्जियन हो। जिस पर यदा कहती है, तुमने ठीक ही पहचाना है। यहाँ पर यदा क्रिट के भी बारे में पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन है। क्रिट बताता है कि उसके लाइफ में उसकी एक एडॉप्टेड सिस्टर है और एक अंकल है जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसी की वजह से वो आए दिन उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर टॉम का कॉल आता है। क्रिट सारी बातें सुन लेता है कि टॉम कॉल पर है। इसी वजह से वो बहाना बना करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि अभी वो अपनी सच्चाई यदा के सामने नहीं लाना चाह रहा था। टॉम जब यदा से मिलने के लिए आता है तो रास्ते में वो क्रिट को देख लेता है। उसके बाद क्या, वो उसे फॉलो करना स्टार्ट करता है। यदा पूछती है, किसे फॉलो कर रहे हो। तब यहाँ पर टॉम बताता है कि उस पर्सन को फॉलो कर रहा हूँ जिसकी वजह से खेम की लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो गई है। वो लिफ्ट में जाता है बट क्रिट की जगह पर तो कोई और ही था। वो सॉरी बोलता है। यदा टॉम से पूछती है, सच में तुमने क्रिट को ही देखा ना। जिस पर टॉम कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसकी शक्ल नहीं भूल सकता हूँ। तब यदा उसे उसकी फ़ोटो के बारे में पूछती है, क्रिट की कोई फ़ोटो है। टॉम मना करता है, मेरे पास उसकी कोई भी फ़ोटो नहीं है। तभी अचानक से साइड से क्रिट निकलता है जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था। वो यदा को देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, इतनी आसानी से तुम मुझ तक थोड़ी पहुँच सकोगी, जब तक कि मैं नहीं चाहूँगा। रिवेंज तो बराबर का होना चाहिए ना, तो इसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। वैन जो कि यदा और खेम की स्टेप सिस्टर है, इसी वजह से वो यदा और खेम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। वो खेम की न्यूज़ देखती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हंसते हुए अपनी मोम को बताती है, मोम देखो ना, खेम की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि किस तरह क्रिट ने उसे शादी के ही मंडप पे छोड़ के चला गया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सारे वाहियात कमेंट पढ़ करके। तभी वहाँ पर यदा की एंट्री होती है। यदा उनको अच्छा खासा सुनाती है। अगले सीन में यदा को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास जाती है। डैड की कंडीशन पहले से बेटर है, ये देख करके यदा खुश होती है। साथ ही वो अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन हुई वो उसे छोड़ेगी नहीं। यदा के डैड यदा से खेम के बारे में पूछने लगते हैं, खेम कैसी है, क्या वो ठीक है। यदा को अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है कि खेम कहाँ पर है। उससे तो ये भी नहीं मालूम कि विट के ही घर पर खेम है क्योंकि विट ने उसे नहीं बताया था। इसी वजह से वो अपने डैड से झूठ बोल देती है। आप खेम की फिक्र मत करें, खेम अच्छी है। विट और पैन की बातें सुनने के बाद यहाँ पर खेम को ऐसा रियलाइज़ होने लगता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन पैन और विट उसे रोकते हैं। उसके रहने पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शो करते हैं। खेम इंटरनेट यूज़ करती है जहाँ पर क्रिट की दी हुई रिंग वो देखती है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। तब उसे पैन संभालती है। इधर क्रिट को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में आ चुका था। छाया उसे देखती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सडनली उसे हक कर लेती है। साथ ही यहाँ पर छाया क्रिट को अलर्ट करती है, तुम्हें मालूम है ना, खेम के बारे में अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है और इस वांटेड लिस्ट में तुम भी इन्वॉल्व हो, तो ज़रा तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। क्रिट स्माइल करता है, मुझे संभल कर रहना चाहिए, संभल कर तो उन्हें रहना चाहिए। अब बारी उनकी है, उन्होंने मेरे लाइफ में और मेरे साथ जो कुछ भी किया, अब रिवेंज लेने का टाइम है, कहकर वहाँ से चले जाता है। छाया क्रिट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन बीच में उसकी टॉम से टक्कर हो जाती है। टॉम छाया से पूछता है, तुम्हारा भाई क्रिट कहाँ है, मुझे बात करनी है। जिस पर छाया कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। क्रिट कहता है, भूलो मत
इस बिजनेस का मैं भी एक पार्टनर हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? और मुझे क्रिट से बात करनी है। जिस पर छाया कहती वो तो जस्ट अभी अभी वहाँ से गया है, तुम जा सकते हो उससे मिलने के लिए। जिस पर टॉम 1 मिनट का टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन क्रिट को फॉलो करने लगता है, लेकिन डोर बंद था उस वक्त, क्योंकि डोर कार्ड से खुलता है और वो कार्ड सिर्फ और सिर्फ छाया के पास था। इसी वजह से वो छाया से छीन लेता है और वापस जब बाहर आता है तब वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील करता है, क्योंकि क्रिट तब तक जा चुका था। छाया उससे वो कार्ड ले लेती है और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। टॉम को बुरा लगता है कि क्रिट एक बार फिर से उसके हाथों से निकल गया है। यदा अपने डैड को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए गई थी। अनफॉर्चुनेटली क्रिट भी उसी के डैड से मिलने के लिए आया था और वो यदा को देख लेता है। वो वहाँ से जाने का नाटक करने लगता है। यदा देख लेती है और क्रिट से कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर क्रिट कहता है एक्चुअली मेरे अंकल की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो यही हॉस्पिटल में ही है, मैं उन्हें विजिट करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर यदा जब क्रिट को इतना ज़्यादा परेशान होता हुआ देखती है तो कहती है सच में अगर कोई अपना हर्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। जिस पर क्रिट कहता है तुम सच कह रही हो, जब कोई अपना अपने को ही हर्ट करता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। साथ ही क्रिट यहाँ पर यदा को ये भी बताता है कि उसकी लाइफ में एक सिस्टर है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बॉयफ्रेंड के चीट करने पर वो अपने आप को मार देना चाह रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो बच गई है। अब वो अपनी लाइफ में किसी और को खोना नहीं चाहता है, कहकर वहाँ से चला जाता है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब यदा के डैड बिल्कुल ठीक हो चुके थे और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सामने से क्रिट की एंट्री होती है जो कि यदा के ही डैड से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया हुआ था। जब उसे मालूम पड़ा कि यदा के डैड डिस्चार्ज हो रहे, क्रिट यदा के डैड को देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है अभी अभी तो जस्ट गेम स्टार्ट हो रहा है और आप इस तरह गेम से पीछे हट जाएंगे तो कैसे चलेगा। यदा के डैड क्रिट को वहाँ पर देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और साथ ही यहाँ पर जब उसका नाम लेते हैं क्रिट, और क्रिट का नाम सुनते ही यदा यहाँ पर शॉक्ड में कि अच्छा ये वही लड़का है जिसकी वजह से आज उसके डैड की ये कंडीशन हुई है। यदा अपने आप पर ही गुस्सा करने लगती है कि भला मेरे सामने ये बंदा था और मैं इसे पहचानने से धोखा खा गई। टॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो क्रिट को हिट करने के लिए जाता है, लेकिन डैड रोक देते हैं, नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए डैड खुद के पैरों पर खुद ही खड़े होते हैं और क्रिट को एक थप्पड़ जड़ते हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी को इस तरह से चीट करने के लिए? तुम्हें मालूम है ना उसकी खुशियाँ तुमसे जुड़ी थी और तुमने उसके साथ क्या किया। लेकिन अचानक से ही डैड की कंडीशन एक बार फिर से ख़राब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल से घर नहीं बल्कि एक बार फिर से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है ताकि उनकी कंडीशन ठीक हो सके। सारे लोग तो डैड के पास चले जाते हैं, लेकिन बचती है यदा। यदा जानना चाह रही थी कि आखिर क्रिट ने उसकी फैमिली के साथ इतना सब कुछ क्यों किया। पीछे से दिखाया जाता है खेम भी वहाँ पर आ चुकी थी और अपने डैड की सिचुएशन देख करके वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। क्रिट हॉस्पिटल से वापस जाने लगता है, यदा उसे फॉलो करने लगती है। यदा उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुमने मेरी फैमिली के साथ ये सब क्यों किया, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। जिस पर क्रिट कहता है ये बात अगर तुम मुझसे पूछने से बेटर रहेगा तुम अपने डैड से पूछो। अपने डैड से पूछो कि आखिर मैं उनसे रिवेंज क्यों लेना चाह रहा हूँ, आखिर उन्होंने मेरे लाइफ में क्या किया जिसकी वजह से मैं आज बदले की भावना में इतना हद तक पागल हो चुका हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदा कहती है मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है, आखिर तुम रिवेंज ले रहे हो ना, बताओ मुझे क्या रीज़न है। जिस पर क्रिट मना करता है जाओ अपने डैड से पूछो, वही तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदा अभी क्रिट से कुछ और पूछ पाती, क्रिट उसे 2 मिनट के लिए शांत रहने के लिए कहता है और अपने कार के पास जाता है जहाँ से डिग्गी में से वो एक बॉक्स लेकर आता है और उसमें हिल्स रहती है। वो यदा को देते हुए उसे गुड लक बोलता है, चलो अच्छा रहेगा, अब इस रिवेंज में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये गेम तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। साथ ही क्रिट यहाँ पर यह भी बताता है कि मेरा नाम क्रिट नहीं है, अब तुम जानो कि मैं कौन हूँ। क्रिट की बातें तो यदा के माइंड से बाहर ही नहीं निकल रही थी। वो क्रिट के बारे में पूछना चाहती है लेकिन उसे यहाँ पर मालूम पड़ता है कि क्रिट के बारे में ऑफिस में कोई भी ऐसी प्रोफाइल नहीं है जिससे ये पता किया जा सके कि क्रिट कौन है, ना ही उसकी कोई फ़ोटो है, जिसकी वजह से यदा परेशान हो जाती है कि वो कंपनी का CEO है लेकिन फिर भी उसके बारे में तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। टॉम बताता है कि मैं कुछ दिनों में ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्रिट का पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। उसके डैड का बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, कंपनी को सील भी कर दिया गया था। तब वहाँ पर विट और पैन आते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, जिस पर क्रिट ने प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में वो उनकी हेल्प ज़रूर करेगा और होता भी वैसे है। काफ़ी मेहनत के बाद क्रिट की कंपनी पहले की तरह हो चुकी थी, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और जैसे कि उसने विट से प्रॉमिस किया था कि वो फ्यूचर में उसकी हेल्प करेगा तो उसकी हेल्प भी करता है। वो उसे एक घर ऑफर करता है बट विट मना कर देता है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जबकि हकीकत में विट को एक घर की ज़रूरत थी क्योंकि उसके पास घर नहीं था। उस वक्त वो पैन के साथ रेंट पे ही रहता था और उसके डैड भी उसके लाइफ में नहीं थे। तब क्रिट का कॉल आता है। क्रिट विट से कहता है कि वो उस घर को एक्सेप्ट कर ले।
विट मना करता है, जिस पर क्रिट कहता है शायद इतने दिनों में तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को चीट नहीं किया। जिस पर विट कहता है मुझे इसके बारे में पता चल गया है। तो क्रिट कहता है फिर अगर वो लोग तुम्हारे डैड को हर्ट कर सकते हैं तो फिर वो तुम्हें भी कर सकते हैं ना। तो बताओ तुम्हारे पीछे फिर पैन का क्या होएगा। जिसकी वजह से पैन के लिए अब विट परेशान हो जाता है और उस घर को एक्सेप्ट कर लेता है। क्रिट उसे थैंक्स बोलता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये सारी बातें विट ही सोच रहा था। विट के पास क्रिट आता है। क्रिट को देख करके विट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सडनली जा करके गुस्से में क्रिट का कॉलर पकड़ लेता है। तुमने ये सब क्यों किया? तुम कह रहे हो कि तुम पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन खेम को इस तरह से रिजेक्ट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के बारे में तुमने कुछ भी नहीं भूला है, तुम्हें सारी बातें याद है। जिस पर क्रिट कहता है हाँ मैं नहीं भूला हूँ, पिछले 20 सालों से मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से उसको भूल जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी भी तरीके से यादा के डैड को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता हूँ और तुम जानते हो। जिस पर विट क्रिट को समझाते हुए कहता है पास्ट की बातों को भूल जाओ, प्रेजेंट में जीना सीखो। क्रिट मना करता है मेरा पास्ट मुझसे नहीं भुलाया जाएगा, ये तुम भी जानते हो। जिस पर विट क्रिट को धमकी देने लगता है अगर तुमने अपने आप को ये सब करने से नहीं रोका तो सच बता रहा हूँ मैं सबको जा करके सच्चाई के बारे में बता दूंगा। तभी वहाँ पर छाया की एंट्री हो जाती है। वो दोनों छाया को देख करके चुप हो जाते हैं। क्रिट वहाँ से चला जाता है। छाया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी। आगे छाया जब घर वापस आती है तब उसे अपने घर में कुछ अजीब सा लगता है। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर तो टॉम पहले से आ चुका था। टॉम उसका पर्स छीनने लगता है। जिस पर छाया टॉम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो छाया की एक भी बात नहीं सुनता है। मैं बस यहाँ पर जिस काम से आया हूँ ना, बस मुझे प्यार से वो काम कर लेने दो। और ये कहते हुए वो क्रिट के रूम में भी चला जाता है। छाया उसे मना करती रहती है तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जिस पर टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या कहा? पुलिस को कॉल करोगी? करके बताओ। छाया के हाथों में लैंप मिल जाता है। वो लैंप से टॉम को हिट करती, लेकिन टॉम बच जाता है। तभी उसके पास एक डॉल थी। वो उस डॉल को पकड़ लेती है और वो उससे हिट करने वाली रहती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये डॉल उसे किसने दिया। इसी वजह से वो उस डॉल को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाह रही थी। टॉम छाया से कहता है वैसे कहने को तो तुम क्रिट की स्टेप सिस्टर हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स ऐसा लग रहा है कि तुम उसके रियल सिस्टर हो। छाया रोते हुए टॉम से कहती तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और बात अगर क्रिट की रही तो उसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। टॉम परेशान था कि भला एक स्टेप सिस्टर अपने भाई के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। टॉम देखता है कि छाया उस डॉल को लेकर के काफी इमोशनल है और वो रोए जा रही है, तो इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। छाया यहाँ पर अपना एक पास्ट का फ्लैशबैक सोचती है। क्रिट ने छाया को एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से छाया को भी अब एक भाई का प्यार मिल रहा था। उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उस टाइमिंग में क्रिट ने छाया को एक गिफ्ट दिया था और ये वही डॉल थी जिसे आज तक छाया ने बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा था। छाया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो क्रिट को उसके ओरिजिनल नेम से बुलाती है, जिस पर क्रिट छाया को मना करता है कि दोबारा वो उसे उस नाम से ना बुलाए। अगर उसे बुलाना है तो वो क्रिट कहे। यादा को जब मालूम पड़ता है कि टॉम छाया के घर पर जा करके छाया को कितना परेशान करके आया है, तो उसे समझाती है कि नेक्स्ट टाइम वो छाया को इतना ज़्यादा परेशान न करे। क्रिट का गिफ्ट देख करके यादा को और भी ज़्यादा क्रिट पर गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से वो उससे मिलना चाह रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है क्रिट का एम्प्लॉय उसके पास आता है और उसे बताता है कि यादा उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाह रही है, वो उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाह रही है। जिस पर क्रिट कहता है वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। अगले सीन में खेम को दिखाया जाता है। वो क्रिट को भुलाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। वो जितना ही क्रिट को भूलने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो क्रिट के बारे में सोच भी रही थी। पास्ट की बातें सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि किस तरह पास्ट में क्रिट और खेम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन बात आज की देखी जाए तो क्रिट उसे नफरत कर रहा है। यही सारी बातें वो भूलने से भी नहीं भुला पा रही थी। क्रिट उसके पास कॉल करता है और उसे कहता है अगर तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की, तो इसके लिए मैं जिस एड्रेस पे तुम्हें बुला रहा हूँ वहाँ पर तुम्हें आना पड़ेगा। खेम जानना चाहती थी, इसी वजह से वो आने के लिए तैयार हो जाती है। क्रिट स्माइल करता है और अगले सीन में वो कॉल करता है यदा के पास। यदा कहती है मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। तब क्रिट कहता है एड्रेस मेरा रहेगा, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम आ सकती हो। यदा आने के लिए तैयार हो जाती है। क्रिट स्माइल करता है बस तुम एक बार आओ तो सही, फिर देखो। क्रिट उस प्लेस पर आ चुका था जहाँ पर उसे यदा और खेम से मिलना था। खेम उसे बुलाती है। क्रिट उसके पास जाता है। खेम उससे पूछती है अब मुझे बताओ आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों तोड़ी, जबकि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे। जिस पर क्रिट कहता है अभी इतनी जल्दी भी क्या है, फिलहाल तुम ये ड्रिंक तो करो, ड्रिंक करते करते मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। खेम ड्रिंक नहीं पीना चाह रही थी, लेकिन क्रिट के फोर्स करने पर वो ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी टाइम तक क्रिट इसी तरह खेम को अपनी ही बातों में उलझा के रखता है और उसे कुछ भी नहीं बताता है। तब तक खेम ने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि वो अपने आपे में ही नहीं थी। अगले सीन में खेम को दिखाया जाता है जो अपने पैरों पे सही से चल भी नहीं पा रही थी ड्रिंक पीने की वजह से। तब क्रिट के कुछ बंदे
उसे एक कार में बिठा रहे होते हैं और यदा उसे देख लेती है। यदा उसके पास आती है। वो खेम से बात करना चाह रही थी और उसकी हेल्प करना चाह रही थी, लेकिन तब तक उस गाड़ी का ड्राइवर खेम को वहाँ से लेकर के जा चुका था, जिसकी वजह से यदा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि खेम कहाँ पर गई। पीछे से टॉम भी आ जाता है। तब यदा उसे कहती है कि वो जा करके खेम को फॉलो करे। टॉम उसे फॉलो करने लगता है। यदा अपने आसपास देखने लगती है कि कहीं क्रिट तो नहीं है, लेकिन सडनली उसकी नज़र क्रिट पर पहुंच जाती है, जो कि अपने हाथों में ड्रिंक लिए स्माइल कर रहा था। वो गुस्से में उसके पास आती है और उसे हिट करने वाली रहती है, लेकिन सडनली अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है। भला मैं तुम जैसी बुरी कैसे बन सकती हूँ? मैं तुम जैसे को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करती हूँ। तुम जैसे लोग तो सिर्फ दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कुछ नहीं। जिस पर क्रिट यदा को स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी किया उन्होंने गलत किया। तुम गेम में खुद आई, तुम्हें किसने कहा था इंटरफेयर करने के लिए? अब जबकि तुम भी इस गेम का एक पार्ट बन चुकी हो, तो ज़रा गेम अच्छे से खेलना। जिस पर यदा क्रिट से कहती है, अपनी लाइफ में किसी भी गेम को मैंने हारा नहीं है, फिक्र मत करो, इस गेम को भी नहीं हारूंगी। और बात जहाँ तक रही मेरी सिस्टर खेम के बारे में, तो उसका भी तो मैं पता कर ही लूँगी कि तुमने उसे कहाँ पर छुपा के रखा है। जिस पर क्रिट यदा के थोड़ा और ज़्यादा क्लोज आता है और उसे कहता है, फिर तो इस गेम में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि गेम बराबर लोगों का जो होने वाला है। यदा क्रिट को चैलेंज करती है कि फिक्र मत करो, इस गेम की विनर मैं ही रहूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में खेम को दिखाया जाता है। वो मिलती तो है, लेकिन टॉम को नहीं, बल्कि विट और इसकी सिस्टर पैन को। विट उसे लेकर के सेफली अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर पैन कहती है, विट वहाँ पर है, इसके बारे में तुम्हें कैसे आइडिया? विट कुछ भी नहीं बताता है, बस ये कहता है, बस किसी भी तरह पता चल गया, तुम्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखो और इसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो। इसे इस वक्त किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो कि इसे सपोर्ट करे। अगले सीन में बेचारी यदा को दिखाया जाता है, जो अपनी सिस्टर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो खेम को जितनी जल्दी अपने पास लेकर आना चाह रही थी, क्रिट उसे उतना ही ज़्यादा दूर कर देता है। यही सारी बातें सोच करके यदा और भी ज़्यादा रोती है। और यहाँ पर टॉम आता है। टॉम यदा से कहता है, मैंने ढूंढने की तो कोशिश की, लेकिन खेम मुझे नहीं मिली, पता नहीं खेम कहाँ चली गई है। जिसकी वजह से अब तो यदा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो पास्ट में खेम के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगती है। किसी टाइमिंग में वो लोग एक साथ इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट करते थे और आज तो खेम उसका कुछ अता पता नहीं है। यदा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बस पास की बातों में अभी खोई हुई थी कि किस तरह पास्ट में उसकी एक हैप्पी सी फैमिली थी। उसके डैड, ब्रदर और खेम, उनके लाइफ में अचानक क्रिट नाम की मुसीबत कहाँ से आ गई। इधर क्रिट को भी दिखाया जाता है, जो यदा के डैड के असिस्टेंट से कुछ काम करने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूँगा अगर तुमने मेरा काम किया। असिस्टेंट को मानना ही पड़ता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है, पास्ट में असिस्टेंट ने क्रिट के कहने पर यदा के डैड से कुछ लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन भी करवाया था, इलीगल तरीके से, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। नेक्स्ट मॉर्निंग यदा को दिखाया जाता है, जो कंपनी में आ चुकी थी। वो सारे लोगों के साथ मीटिंग करती है। अब क्रिट भी जबकि उस कंपनी का एक पार्ट बन चुका था, तो इसी वजह से यदा उसे वहाँ से निकालना चाह रही थी और इसी वजह से उसने मीटिंग को अटेंड भी किया था। बट मीटिंग में असिस्टेंट तो था ही नहीं। फिर असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो क्रिट के पास आया हुआ था। यहाँ पर क्रिट उस असिस्टेंट का बैग एक्सचेंज करवाता है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। असिस्टेंट करने से मना कर रहा था, लेकिन क्रिट ने जैसा तैसा करके उसे रेडी कर लिया था और वो यहाँ पर उसे वो सारे पेपर्स दे देता है, जिसकी वजह से क्रिट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और फिर वो कंपनी में जाता है। सारे लोग मीटिंग कर रहे थे। यदा क्रिट को उस कंपनी से बाहर निकालने की प्लानिंग पूरी कर चुकी थी। तब क्रिट की एंट्री होती है। क्रिट यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट शो करता है। जहाँ पहले क्रिट के पास 30% थे, अब यहाँ पर यदा के डैड के पास 40% है और 60% पूरे शेयर्स क्रिट के नाम हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स, कंपनी का ओनर वो, तो यहाँ पर क्रिट उस कंपनी का ओनर बन चुका था। ये देख करके यदा तो टोटली शॉक्ड होती है। तब यहाँ पर क्रिट सारे डॉक्यूमेंट शो करता है। डॉक्यूमेंट सारे लीगल रहते हैं, भले ही उस पर साइन इलीगल तरीके से करवाया गया था। यदा देखती है, तब वो टॉम को बताती है कि इससे फाइट करना बेकार है, क्योंकि साइन रियल है और ये साइन डैड की है। टॉम परेशान था कि डैड ने कब साइन कर दिया। तब यहाँ पर यदा कहती है, इसने धोखे से डैड से साइन ली है। यहाँ पर सारे लोग अब जबकि क्रिट को कंपनी से बाहर निकालने के लिए आए थे, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि क्रिट तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और यहाँ पर अब उसकी चलने वाली है। टॉम क्रिट पर भड़का हुआ था। तब क्रिट यदा के पास आता है और टॉम से कहता है, ओहो, तुम इतना ज़्यादा भड़क क्यों रहे? अपनी बहन की तरह तुम भी स्मार्ट क्यों नहीं बनते हो? देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स तो एकदम ओरिजिनल है ना, जो शो कर रहे हैं। अब इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी भी वर्क को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। काफ़ी बोरिंग लगता होगा ना बार बार उसी काम को करना। यदा की पूरी प्लानिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है
और साथ ही उसकी और टॉम की पोजीशन भी घट जाती है। तब यदा क्रिट को फॉलो करने लगती है। आखिर ये सब करके साबित क्या करना चाह रहे हो? मुझे अच्छे से मालूम है ये डैड की साइन ज़रूर है, लेकिन धोखे से की गई है। जिस पर क्रिट कहता है चाहे धोखा हो चाहे जो भी हो, अब इस कंपनी का बॉस मैं हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे देनी चाहिए कि अब वो इस कंपनी के ओनर नहीं रहे। ओनर तो मैं हो गया हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को इस कंपनी से बाहर नहीं निकालूंगा। अब तुम्हें मेरे अंडर में काम करना पड़ेगा और तुम सबको अब अपनी रिपोर्ट मुझे देनी पड़ेगी। जिस पर यदा गुस्से में उसे साइको बोलती है और चीटर भी बोलती है। क्रिट को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो वहाँ से जाता है, लेकिन साथ ही यदा को कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट लूँगा कि तुम यहाँ पर करने क्या आती हो। इधर इस बारे में वीट को भी मालूम पड़ जाता है कि क्रिट ने किस तरह जा करके यदा के ऑफिस में हंगामा किया और सब कुछ अपने नाम पे करवा लिया है। लेकिन यहाँ पर छाया को दिखाया जाता है, वो क्रिट के सपोर्ट में रहती है। ये देख करके वीट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वीट यहाँ पर क्रिट से कहता है आखिर ये सब करके तुम करना क्या चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम उस कंपनी का करोगे क्या? जिस पर क्रिट स्माइल करते हुए कहता है उस कंपनी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर इससे भी मेरा दिल नहीं भरा तो उसे बेच दूंगा, क्योंकि यदा के डैड कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, उनकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। जिस पर वीट उसे समझाने की कोशिश करता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन क्रिट कहाँ किसी को सुनने वाला। एंट्री होती है यदा की, जो कि क्रिट के ऑफिस में आ चुकी थी। वो काफ़ी एटीट्यूड में आई हुई थी और यहाँ पर यदा के हाथों में वही हील्स थी जो कि क्रिट ने उसे गिफ्ट किया था न्यू गेम की स्टार्टिंग के लिए। यदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करती है और क्रिट से कहती है अब तुमने कहा था रिपोर्ट देने के लिए, तो शायद मैं कल बिज़ी रहूँ, मेरा शेड्यूल बिज़ी रहे, सोचा आज ही तुम्हें क्यों ना रिपोर्ट दे दूँ, चीटर कहीं के। क्रिट को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल में करता है और कहता है हाँ रिपोर्ट तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, आफ्टर ऑल अब मैं कंपनी का ओनर जो हो गया हूँ। यहाँ पर यदा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब क्रिट उससे ये सारी बातें कर रहा था। वो अपने आप पर कंट्रोल तो करती है, लेकिन क्रिट तो अपनी लिमिट्स और भी ज़्यादा क्रॉस करने लगा था। यदा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड देन वो हील से उसे हिट करने वाली थी, लेकिन क्रिट उसका हाथ पकड़ लेता है। दोबारा ऐसी कुछ भी करने की गलती मत करना, शायद मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। और खेम के बारे में क्या तुम भूल गई हो, उसे पाना है या नहीं पाना है? क्रिट यहाँ पर यदा को खेम के बारे में बोल करके काफ़ी इमोशनल कर देता है और साथ ही टॉर्चर भी करता है। यदा क्रिट को डेवल बोल करके वहाँ से चली जाती है, जिसे देख करके क्रिट वीट से कहता है इस साइको को तो मैं हैंडल कर लूँगा, बाकी तुम खेम का अच्छे से ख्याल रखना कहकर वहाँ से चला जाता है। यदा काफ़ी डिप्रेशन में थी, इसी वजह से वो अपने डैड से मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन डैड के सामने वो रो नहीं सकती थी। वो अपने आंसू को छुपा लेती है, लेकिन डैड यदा के इस फेस को देख करके समझ जाते हैं ज़रूर उसके लाइफ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो पूछते हैं यदा से कि क्या बात है, सब कुछ ठीक है और खेम कैसी है? यदा झूठ बोल देती है, डैड आप फिक्र मत करो, खेम अच्छे से है और वो घर पर है, बहुत जल्द वो आपसे मिलने के लिए आएगी। अगले सीन में खेम को दिखाया जाता है जो क्रिट से मिलना चाह रही थी, इसी वजह से वो उसी क्लब में गई हुई थी जहाँ पर क्रिट ने उसे इन्वाइट किया था। वो क्रिट से कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना ही पड़ेगा। क्रिट साफ मना कर देता है, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। जिस पर खेम कहती है कुछ भी हो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। क्रिट साफ मना कर देता है, तुम इंतज़ार करो या ना करो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं नहीं आऊँगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी खेम उसका इंतज़ार करती है। इधर विट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि घर में तो खेम है ही नहीं। पैन उसे बताती है, वो फ़ौरन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तब उसे क्रिट का मैसेज आता है, मैंने कहा था तुम्हें खेम का ख्याल रखने के लिए, फिर वो उस क्लब में कैसे पहुँची? यदा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, उसके हाथ में कॉफ़ी थी, लेकिन सामने से क्रिट को आते हुए देख करके वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसे फेंकने वाली रहती है, लेकिन सडनली क्रिट पकड़ लेता है। ओहो, इतनी भी क्या नाराज़गी इस कॉफ़ी से, और इसे फेंक करके तुम्हें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? और ये कहते हुए वो उस कॉफ़ी को एक पेपर से कवर करके उसे वापस देता है, ये लो अब इससे तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा। जिस पर यदा और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। वो क्रिट से कहती है, आखिर तुमने इन सारे मैटर में खेम को क्यों इन्वॉल्व किया? जिस पर क्रिट स्माइल करते हुए कहता है, खेम को मैंने इस वजह से इन सारे मैटर में इन्वॉल्व किया बिकॉज मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था ना। अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो शायद इन सारे मैटर से खेम बच जाती और खेम की जगह पर तुम होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा न्यू तरीके से सारी चीज़ों को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो चलो अब इस गेम में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये गेम में अब खेम नहीं तुम इन्वॉल्व होने वाली हो। यदा को काफ़ी बुरा लगता है, इसी वजह से वो क्रिट से कहती है, ये सब करके तुम अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। क्रिट सैड हो जाता है क्योंकि सेम वर्ड किसी ने उसे पहले भी कहा था। क्रिट को ये सारी बातें याद आती है, वो अपसेट हो जाता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। यदा नोटिस करती है क्रिट अपसेट है,
तो वो उसे फॉलो करने लगती है, वो उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन क्रिट तो उसके सुनने की मोड में ही नहीं था। लेकिन फिर भी यदा उसे सुनाने की मोड में ज़बरदस्त थी। इधर यदा की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है, जिन्हें बस अपनी ही पड़ी रहती है। लाइफ में दूसरों का क्या चल रहा है उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता है तो बस दोनों माँ बेटी को एक दूसरे का ही फ़र्क रहता है और कुछ नहीं। यहाँ पर दोनों ही खेम के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही साथ कंपनी के भी बारे में कि अब नया ओनर आ गया कंपनी का, वो भी क्रिट है। इधर यदा को दिखाया जाता है जो क्रिट को टीज करते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे भी फेस पे ऐसा कुछ मुझे देखने का रिएक्शन मिल सकता है। कितना सेटिस्फाई लग रहा है तुम्हें इस तरह से परेशान होता हुआ देख करके। क्रिट गुस्से में यदा को लिफ्ट में घसीटते हुए लेके जाता है और कहता है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे देनी चाहिए अपनी डैड को कि अब वो कंपनी के ओनर नहीं रह गए। जिस पर यदा बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो जाती है। वो क्रिट से रिक्वेस्ट करने लगती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज़, मेरे डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्रिट उसके डैड के पास जाने वाला रहता है, यदा रोक लेती है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, इस वक्त मेरी डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। अगर उन्होंने ये सुना कि वो कंपनी के ओनर नहीं रह गए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। जिस पर क्रिट स्माइल करते हुए यदा से कहता है, फिर ठीक है, इन 6 महीनों में तुम कहाँ थी, किसके साथ थी, मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ की भी चाहिए, और अगर ये मंजूर है तो बोलो। यदा की खामोशी बता रही थी कि वो ये सब करना बिल्कुल भी नहीं चाह रही है, लेकिन अपने डैड की वजह से वो यहाँ पर क्रिट के साथ डील करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देख करके क्रिट स्माइल करता है। खेम क्रिट से मिलने के लिए उसी क्लब में आई हुई थी, बट क्रिट ने साफ मना कर दिया था कि वो नहीं आएगा। कुछ बैड बॉय से पाला पड़ जाता है खेम का। वीट की एंट्री होती है जो कि खेम को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया था। इधर क्लब में 2 बैड बॉय खेम को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे। वो उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं। खेम के मना करने पर वो लोग ज़बरदस्ती खेम को पकड़ लेते हैं और एक तो इतना ज़्यादा बदतमीज़ी करता है खेम के साथ कि वो उसके ऊपर ही ड्रिंक गिरा देता है कि ये इससे और भी ज़्यादा नशीली दिखेगी। खेम बचने की कोशिश करती है, वो आवाज़ें लगाने लगती है, तब वीट की नज़र खेम पर पड़ जाती है। वीट दौड़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर आता है खेम को बचाने के लिए, लेकिन तब तक वो दोनों बैड बॉय खेम को लेकर के वहाँ से जा चुके थे। वीट तो सर्वेंट पर भड़क पड़ता है और वो पूछने लगता है कि अभी जो दोनों बैड बॉय थे वो कहाँ लेकर गए खेम को, जिस पर वो बताता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तब यहाँ पर वीट सारे रूम को चेक करता है कि किसी भी कंडीशन में उसे खेम मिल जाए। अब वो खेम के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था और खेम कहीं पर भी उसे मिल नहीं रही थी। यदा के डैड को भी कंपनी के बारे में पता चल गया कि अब वो कंपनी के ओनर नहीं रहे, इसी वजह से उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और ये लापरवाही थी किसी और की नहीं, बल्कि यदा की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर की वजह से। और इसके बारे में जब यदा को मालूम पड़ता है तो वो अच्छी खासी क्लास लेती है स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर की। यदा के सामने उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। इसी वजह से यहाँ पर स्टेप मदर वैन को कहती है, तुम्हारी मिस्टेक की वजह से हुआ ना, चलो अपने डैड से माफ़ी मांगो। वैन जो कि माइंड से काफ़ी शार्प है और चालाक तो बहुत ही ज़्यादा, इसी वजह से वो सेम वैसे ही करती है जैसे कि उसकी मदर उसे करने के लिए कहती है। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं माफ़ी मांग के। आगे यदा को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान थी कि वो अब अपने डैड को किस तरह से हैंडल करेगी। डैड अपनी कंपनी की डिमांड करने लगते हैं, मुझे मेरी कंपनी चाहिए, जिस पर यदा अपने डैड को प्रॉमिस करती है बहुत जल्द आपकी कंपनी आपको वापस मिल जाएगी डैड, फिक्र ना करें। इधर बेचारी खेम तो उन दोनों बैड बॉय के बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वो वहाँ से निकलने का ट्राई करती है लेकिन नाकाम रहती है। वो दोनों उसके साथ गलत करने वाले रहते हैं, लेकिन सही टाइम पर एंट्री हो जाती है वीट की, जो उन दोनों बैड बॉय की अच्छी खासी वाली पिटाई करता है और वहाँ से उन्हें डरा करके भगा देता है। लेकिन इन सब की वजह से बेचारी खेम तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चली गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ टाइम पहले उसके साथ क्या होने वाला था। वो एकदम से डरी हुई थी, लेकिन सामने वीट को देख करके बस उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। वो दौड़ कर आती है और वीट को हक कर लेती है। खेम के रोने पर वीट यहाँ पर उसे रियलाइज़ करवाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सेफ है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर खेम के हाथों से वो रिंग निकल जाती है जो कि किसी टाइम में यदा ने उसे बड़े प्यार से ही दिया था। वैन अपने मॉम के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है, आपने अच्छा नहीं किया मॉम इस तरह मुझे डैड के पैरों में झुका करके, जिस पर उसकी मॉम कहती है बेवकूफ़ मत बनो, तुमने समझ के क्या रखा है, तुम्हें याद है हमारे हालात किस टाइप के थे और शादी के बाद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, क्या तुम फिर से वही पुरानी वाली लाइफ जीना चाहती हो? नहीं ना, फिर दोबारा ऐसी गलती मत करना। तब वहाँ पर क्रिट की एंट्री होती है। वैन की मॉम जब देखती है कि क्रिट है तो जहाँ पर वो वैन के बाल नोच रही थी तो वहीं पर उसके बालों को सहलाने लगती है। ओह कितना कहा है तुमसे, अपना ख्याल रखा करो, तुम कितनी ज़्यादा वीक हो गई हो और डैड की टेंशन मत लिया करो, वो ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो, हमेशा रोती रहती हो, इतना ज़्यादा प्यार करती हो अपने डैड से तुम। जिस पर क्रिट उन दोनों माँ बेटी की नौटंकी को अच्छे से देख रहा था। अब जबकि इस बारे में सबको सच्चाई का पता चल गया था कि क्रिट अब कंपनी का न्यू ओनर है, तो यहाँ पर वैन और इसकी मदर दोनों ही क्रिट के साइड पर आ जाते हैं और दोनों भर भर की बुराइयाँ यदा के बारे में करने लगते हैं।
कि हम तुम्हारी साइड पर हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो हमसे हेल्प ले सकते हो कह करके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट में यदा के डैड को जब कंपनी के बारे में पता चला कि उनसे उनकी कंपनी छीन ली गई है तो उनकी बस एक ही जिद थी, मुझे मेरी कंपनी किसी भी कंडीशन में चाहिए। जिस पर टॉम अपने डैड से कहता है, डैड कहने को तो सेक्रेटरी आपका कितना बड़ा फ़ैन है, लेकिन उसने हमारे साथ चीट किया, उसने धोखे से ये सब कुछ किया जिसकी वजह से आज क्रिट उस कंपनी का ओनर है और हम जस्ट एक एम्प्लॉय। यहाँ पर यदा अपने डैड से कहती है, मैंने प्रॉमिस किया है डैड, वो कंपनी आपको जल्दी मिल जाएगी। इधर खेम को दिखाया जाता है जो पूरे रास्ते विट से बिल्कुल भी बात नहीं करती है और ना चाहते हुए विट को ही सामने से खेम से बोलना पड़ता है, खेम तुम्हें उस क्लब में नहीं जाना चाहिए था, वो कितना ज़्यादा खतरनाक था, तुमने देखा। जिस पर खेम काफ़ी शॉक्ड में, मैं उस क्लब में हूँ, इसके बारे में तुम्हें कैसे आइडिया, जबकि मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था। तब यहाँ पर विट उसे बताने से साफ मना कर देता है, वो नहीं बताना चाह रहा था कि क्रिट ने उसे बताया। वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और इधर बेचारी पैन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक्चुअली पैन को यहाँ पर बीमारी है, उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अपना पंप सही से यूज़ नहीं कर पाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। विट देखता है, दौड़ करके वो पैन की हेल्प करता है और उसे सही से पंप देता है जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद पैन थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगती है। और यहाँ पर खेम को मालूम पड़ता है कि पैन को इस टाइप की बीमारी है। पैन खेम और विट से पूछने लगती है कि आखिर वो दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे, लेकिन दोनों ही उसे परेशान नहीं करना चाह रहे थे। इसी वजह से खेम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो उसका हाथ पकड़ती है तब रियलाइज़ करती है कि उसके हाथ में तो रिंग है ही नहीं जो कि यदा ने दी थी, तो इसी वजह से वो वापस रिंग ढूंढने के लिए जाना चाह रही थी। जिस पर विट मना कर देता है, खेम ऑलरेडी इतनी रात हो गई है और मुझे नहीं लगता है कि इतनी रात गए तुम्हें वहाँ पर दोबारा जाना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ तुमने अच्छे से देखा ना, तो प्लीज़ नेक्स्ट मॉर्निंग जा करके हम उस रिंग को ढूंढ लेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। उसके अगले सीन में क्रिट को दिखाया जाता है जो कि जेल के बाहर था और जेल के बारे में उसे बहुत सारी बातें याद आ रही थी और इसी के साथ क्रिट का एक पास्ट का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। किसी टाइम में क्रिट के डैड बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके साथ कुछ तो हो गया जिसकी वजह से वो आज सलाखों के पीछे थे। यहाँ पर क्रिट को दिखाया जाता है उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। जब वो अपने डैड से मिलने के लिए आता है तब वो कहता है कि वो अपने डैड के हक के लिए ज़रूर लड़ेगा, जिस पर उसके डैड मना करते हैं, तुम ऐसा करके कभी खुश नहीं रह पाओगे, जो हो रहा है होने दो। तब क्रिट अपने डैड को कॉल करके बताता है कि बहुत जल्द वो हांगकांग तो जा रहा है, लेकिन वो इसका बदला लेने के लिए ज़रूर वापस आएगा, तब तक के लिए डैड आप इंतज़ार करो। डैड मना करते हैं, क्रिट तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, जो कुछ भी हो रहा है आई थिंक सही हो रहा है, मैं अपनी गलतियों की ही तो सज़ा भुगत रहा हूँ। जिस पर क्रिट मना करता है, मैं सच्चाई सामने ला कर रहूँगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कई सालों के बाद। वापस क्रिट अपने डैड से मिलने के लिए आता है। डैड क्रिट को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा इतना छोटा था और इतना बड़ा हो गया है। क्रिट अपने डैड से बात करता है और कहता है, मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगा कि आप इनोसेंट हो। जिस पर डैड कहते हैं, मैंने पहले भी मना किया था, ये सब रहने दो, शायद मुझे मेरी सज़ा मिल रही है। जिस पर क्रिट कहता है, नहीं डैड, आप अपनी पनिशमेंट क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि वो पनिशमेंट किसी और के लिए थी। आपने जो गलती की ही नहीं उसकी पनिशमेंट मैं आपको और भुगतने नहीं दूंगा, बहुत जल्द ये साबित कर दूंगा मैं। और इसी के साथ क्रिट के डैड का पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। किसी टाइम में क्रिट के डैड नंबर 1 बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके जितने भी शेयर होल्डर्स थे सब उन पर भड़के हुए थे क्योंकि उस कंपनी में इलीगल काम किया गया था और उनके पैसे सब बर्बाद होने वाले थे। इसी वजह से सारे शेयर होल्डर्स आए हुए थे जो कि अपना शेयर्स वापस मांग रहे थे। अब यहाँ पर दिखाया जाता है क्रिट के डैड को, वो उन लोगों को इस तरह से भड़कता और परेशान होता हुआ देखते हैं तो डिसाइड करते हैं कि वो सारे शेयर्स उन्हें दे देंगे। वो जब जाते हैं बॉक्स को ओपन करने तो उसमें तो कुछ सामान रहता ही नहीं था, तो बस स्टोन, जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और तब यहाँ पर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि यदा के डैड ही हैं। यदा के डैड ने क्रिट के डैड को बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया। उस मोमेंट पे उन्हें धोखा दिया जब उस वक्त यदा के डैड की उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। दोनों भले ही बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन क्रिट के डैड ने कभी भी यदा के डैड को धोखा नहीं दिया, लेकिन यदा के डैड ने तो क्रिट के डैड को अच्छी तरीके से धोखा दे दिया। यदा के डैड कंपनी का सारा अमाउंट लेकर के भागना चाह रहे थे। इस बीच एक अननोन पर्सन यहाँ पर क्रिट के डैड की हेल्प करता, लेकिन अचानक से उसके ऊपर बॉक्सेस गिर जाते हैं जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस वहाँ पर आती उससे पहले यदा के डैड भाग जाते हैं और इसका इल्ज़ाम लगता है क्रिट के डैड पर कि उन्होंने ही उस अननोन पर्सन का मर्डर कर दिया है। अब यहाँ पर क्रिट के डैड को दिखाया जाता है जो कि क्रिट को समझाते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है होने दो, तुम इन सारे मैटर में इंटरफेयर मत करो। जिस पर क्रिट मना कर देता है, मैं तो आपको जेल से बाहर निकाल कर रहूँगा। जिस पर क्रिट के डैड मना करते हैं, क्रिट कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से मुझे अपसेट होना पड़े, और साथ ये भी कहते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नेक्स्ट टाइम से मुझसे मिलने के लिए मत आना। इधर बेचारा विट जो कि यदा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि उसे खेम के बारे में बता देना चाहिए क्योंकि यदा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है।
लेकिन वो क्रिट की वजह से नहीं बता पा रहा था। यदा भी विट से मिलने के लिए आती है, वो उससे क्रिट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर विट कहता है मुझे क्रिट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तब यदा कहती है कहने को तो तुम क्रिट के मैनेजर हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? जिस पर विट मना करता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। यहाँ पर विट सोचता है कि वो यदा को खेम के बारे में बता दे। वो कोशिश करता है, वो जैसे ही यदा को बताने जाता है खेम के बारे में कि खेम उसके पास है, सडनली पीछे से एंट्री हो जाती है क्रिट की। क्रिट यदा से कहता है खेम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से उससे मिलने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस पर यदा कहती है क्रिट से फिक्र मत करो, इस गेम को मैं जीत कर ही रहूँगी, और बात रही खेम के बारे में तो उसका भी पता लगा कर ही रहूँगी मैं कि तुमने मेरी बहन को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। यदा फुल एंग्री मोड में थी, इसी वजह से वो क्रिट को कुछ ज़्यादा ही सुना देती है और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। क्रिट कहाँ पीछे रहने वाला, वो भी यदा के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है अब तो इस गेम में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहले तो मुझे खेम का मालूम था, लेकिन जब से तुम्हारे बारे में पता चला इस गेम में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तुम भी मुझसे सेम वैसी प्यार करो जिस तरह खेम करती थी। जिस पर यदा क्रिट को साइको बोलते हुए कहती है मुझे खेम समझने की गलती मत करना, वो तुम्हारे प्यार में आसानी से पड़ गई, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। तुम जैसे लोगों को तो मैं भाव भी नहीं देती हूँ। तब क्रिट यदा के और भी ज़्यादा क्लोज चला जाता है और उसे कहता है अब तो ये मेरा चैलेंज है, खेम से भी ज़्यादा तुम मुझसे प्यार करोगी, तुम मेरे प्यार में गिर कर ही रहोगी, और देख लेना वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। जिस पर यदा स्माइल करती है वो दिन कभी भी नहीं आएगा कहकर क्रिट को पुश करके वहाँ से चली जाती है। खेम और पैन की फ्रेंडशिप अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। इसी वजह से खेम अब पैन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी और पैन को भी अब खेम की कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तब खेम को रियलाइज़ होता है कि उसकी रिंग वो तो क्लब में रह गई है। वो अपने रिंग को ढूंढना चाह रही थी, लेकिन पैन उसके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि पैन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। इसी वजह से खेम डिसाइड करती है कि वो अकेले जाएगी। जिस पर विट उसे कहता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? खेम मना करती है नहीं मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। खेम के लिए वो रिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बिकॉज यदा ने बड़े ही प्यार से उसे गिफ्ट किया था, वो यदा की निशानी थी। इसी वजह से खेम उसे खोना नहीं चाह रही थी। विट ये बात अच्छे से समझ पा रहा था। इधर यदा की स्टेप मदर को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी और उनके हाथ में चेक था। ये चेक किसी और का नहीं बल्कि यदा का ही था, जो कि चोरी छुपे वो रूम से बाहर लेकर जा रही थी। लेकिन तभी यदा की एंट्री हो जाती है। मॉम डरने लगती है क्योंकि यदा ने उस चेक को देख लिया था। अब वो उनके पर्स से निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर टॉम की एंट्री हो जाती है। टॉम काफ़ी जल्दी में था और वो यदा को कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना पड़ेगा। यदा टॉम के साथ चली जाती है। मॉम सेटिस्फाई होती है, थैंक गॉड इसके बारे में मैं पकड़ी नहीं गई। खेम उस रिंग को ढूंढने के लिए क्लब में आती है। वो वहाँ के स्टाफ से बोलती है रिंग के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात वैन से होती है। वैन यहाँ पर खेम की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करती है, जिसकी वजह से खेम बेचारी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो बिना रिंग लिए ही वहाँ से अपसेट होकर के चली जाती है। और रिंग हाथ में आती है वैन के। वैन को यहाँ पर क्रिट ने इनवाइट किया था क्योंकि वो उससे मिलना चाह रहा था। यहाँ पर वैन क्रिट से कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूँगी, एंड तुमने मुझे इतने अर्जेंट में यहाँ पर इन्वाइट किया, कुछ स्पेशल है क्या? यहाँ पर वैन क्रिट से जब बात कर रही थी तो क्रिट की नज़र वैन के हाथों पे चली जाती है, जिसमें उसे खेम की रिंग दिखाई देती है। और यहाँ पर मैनेजर बताता है कि वो तो ये खेम के लिए लेकर आया था, लेकिन वैन ने उसे ले लिया है, जिसकी वजह से क्रिट वैन से वो रिंग वापस लेता है, ये कहते हुए कि ये खेम की है ना, मैं उसे वापस कर दूंगा। वैन देना तो नहीं चाह रही थी लेकिन दे देती है। आगे एंट्री होती है वहीं पर यदा की, क्योंकि यदा को मालूम पड़ चुका था कि यहाँ पर खेम आने वाली है, तो इसी वजह से वो क्लब में आई हुई थी और सही टाइम पर क्रिट उसे देख लेता है। उसके बाद क्या, क्रिट अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान स्टार्ट कर देता है और वैन के साथ किस करने का नाटक करने लगता है। वैन काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। देन उसके बाद वो भी क्रिट को किस करने वाली रहती है, लेकिन क्रिट साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा नीचे गिरती है। यदा तो खेम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसी वजह से वो हर जगह बस खेम को ही ढूंढी जा रही होती है। अनफॉर्चुनेटली उसका पैर स्लिप होता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। सही टाइम पर क्रिट उसे हैंडल कर लेता है। क्रिट को इतने ज़्यादा क्लोज देख करके यदा उसे पुश करती है, दोबारा मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। जिस पर क्रिट स्माइल करते हुए यदा से कहता है कितनी बुरी बात है ना, तुम्हारी फैमिली है जो मुझे अपनाना चाह रही है, एंड यहाँ पर तुम हो कितनी एरोगेंट हो, हमेशा मुझसे लड़ाई करती रहती हो। तब यदा देख लेती है वैन को। वो कहती है वैन मेरी फैमिली नहीं है, इसी वजह से इसे कंपेयर मत करना दोबारा मेरी फैमिली से। और बात रही खेम की, तो याद रखना इस गेम की विनर मैं ही रहूँगी, खेम को तो मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। यहाँ पर वैन को दिखाया जाता है जो उन दोनों के बीच में अपनी टांग लड़ाती है और क्रिट से कहती है क्या हम यहाँ से दूर चले। ये यदा कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, बहुत बकबक करती है, जिसकी वजह से क्रिट वैन को अपने ड्राइवर के साथ उसे घर पर ड्रॉप करने के लिए कह देता है। और इधर वैन तो बस चिल्लाई जा रही होती है कि इतना अच्छा मौका था क्रिट के साथ टाइम स्पेंड करने का। क्रिट यहाँ पर यदा को फॉलो करता है और उसे समझ में आता है कि वो खेम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसी वजह से तो खेम को पागलों की तरह ढूंढ रही है।
तब क्रिट यदा से कहता है खेम को इस तरह से ढूंढ करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि खेम मेरे पास है। जिस पर यदा कहती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि खेम तुम्हारे पास है। तब क्रिट कहता है सच में यकीन दिलाने के लिए सबूत देना ज़रूरी है, और ये कहते हुए वो उस रिंग को शो करता है जो कि खेम ले जाना भूल गई थी। एक्चुअली वो भूली नहीं थी, वो जानबूझ करके छोड़ के चली गई थी वैन की वजह से। क्रिट यदा को बताता है कि किस तरह खेम के साथ 2 लड़कों ने बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सेफ है। अगर उसे खेम सही सलामत चाहिए तो उसे उसी प्लेस पर मिलने के लिए आना पड़ेगा जहाँ पर क्रिट उसे मिलना चाह रहा है, और क्रिट ने इसके बारे में यदा को पहले ही बता दिया था। उस रिंग को देखने के बाद यदा को रियलाइज़ हो जाता है कि क्रिट सही कह रहा है, खेम उसी के पास ही है, तो उसे हर कदम फूक फूक कर रखना ही पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है वैन के लिए जब क्रिट की तरफ से फ्लावर्स आता है तो माँ बेटी दोनों तो सरप्राइज हो जाते हैं, खुश, क्योंकि उस फ्लावर्स में उन्हें डायमंड की रिंग मिलती है जो कि क्रिट ने वैन को दिया था। वैन कहती है मॉम देखो ना मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ, क्रिट ने मेरे लिए डायमंड की रिंग भेजी है। दोनों माँ बेटी खुश हो रहे थे। पीछे से टॉम बोल पड़ता है अच्छा है ना जल्दी से शादी करके यहाँ से चली जाओगी तो कितना अच्छा रहेगा, मुसीबत हमारे घर से टलेगी। वैन को काफ़ी बुरा लगता है। यदा टॉम को समझाती है कि इस वक्त ये बातें करने का सही टाइम नहीं है। टॉम कंपनी आता है और अपनी सीक्रेट से कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। छाया वहाँ पर आती है और टॉम से कहती है वैसे कितना अच्छा लगेगा ना जब इस कंपनी के न्यू CEO तुम बनोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो CEO को हर काम कर लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, क्योंकि CEO को देख करके पीछे एम्प्लॉय भी तो वैसे करेंगे। जिस पर टॉम कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब छाया कहती है एक्चुअली अब यहाँ के ओनर चेंज हो चुके हैं तो हर किसी की ड्यूटी भी तो चेंज हो गई है। और यहाँ पर वो टॉम को बताती है कि आज से उसे एक डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ेगा, जिस पर टॉम मना कर देता है मैं और डिलीवरी बॉय, क्या बकवास भरी बातें करी हो। तब यहाँ पर छाया उसे डिलीवरी बॉय के कपड़े देती है, लेकिन टॉम फेंक देता है मैं ऐसी बकवास जॉब नहीं करने वाला हूँ। यदा भी ऑफिस पहुँच जाती है जहाँ पर वो क्रिट को देख करके उससे कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप खेम से दूर दूर तक नहीं रहना चाहिए, वो बस किसी भी कंडीशन में सेफ रहनी चाहिए। जिस पर क्रिट स्माइल करता है और उसके क्लोज जाता है। ओह अच्छा तो तुम्हें खेम की परवाह है, फिक्र मत करो खेम को कुछ भी नहीं होगा जब तक कि इस गेम में मेरी टक्कर तुम्हारे साथ रहेगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस खेल में तुम्हारे साथ गेम खेलने का। काश पहले तुम मिल जाती तो आज मेरा टारगेट खेम नहीं तुम होती, लेकिन देर से ही चलो, अच्छा टारगेट मिला है। इधर छाया तो टॉम के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ चुकी थी। तुम्हें वो जॉब करनी है मतलब करनी है। टॉम मना करता है नहीं करूँगा। छाया कहती है इस तरह से अपने केबिन में आराम से बैठ करके कॉफ़ी मंगवाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ काम करके ज़रा देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस पर टॉम कहता है फिर ये जॉब तुम ही कर लो। इधर क्रिट यदा को अपनी आइज़ क्लोज करने के लिए कहता है। यदा के ना करने पर वो उसे किस करने वाला रहता है, लेकिन यदा टर्न हो जाती है और उस वक्त ये दोनों उन दोनों को देख लेते हैं। और यहाँ पर टॉम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक बार फिर से क्रिट यदा को परेशान कर रहा है। इसी वजह से वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगता है और वो क्रिट को हिट करने वाला रहता है, लेकिन सही टाइम पर यदा रोक लेती है। यदा टॉम को साइड में लेकर जाती है और उसे खेम के बारे में बताती है। ये साइड को क्रिट जो कह रहा है सच कह रहा है। इसके बताने के अकॉर्डिंग खेम इसके पास है, अगर खेम उसके पास है तो तब तक हमें शांत रहना पड़ेगा जब तक कि हम खेम को सही सलामत वापस हासिल न कर ले। तो प्लीज़ तब तक कि कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से खेम मुसीबत में पड़ सके। खेम की सेफ्टी की वजह से और दोबारा उस कंपनी को हासिल करने के लिए टॉम को वो काम करना ही पड़ता है जिस काम के लिए वो मना कर रहा था। वो डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर छाया को दिखाया जाता है जो क्रिट को समझाने की कोशिश करती है कि वो इस तरह से यदा की लाइफ को स्पॉइल ना करे। ऑलरेडी उसने खेम के साथ शादी ना करके उसकी लाइफ को तो स्पॉइल कर दिया है और उसका रिवेंज भी तो पूरा हो गया है। यदा के डैड तो पूरे तरीके से रोड पर आ चुके हैं और उनकी कंपनी को भी अब क्रिट ने अपने नाम कर लिया है, तो और कैसा रिवेंज चाहिए। क्रिट छाया को समझाते हुए कहता है पिछले 20 सालों का रिवेंज है, इतनी आसानी से तो मैं माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। अभी और ज़्यादा टॉर्चर करना है, बस तुम देखो और मुझे समझने की कोशिश करो, कह करके क्रिट वहाँ से चला जाता है। इधर ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्रिट की हरकतों की वजह से जब वो उसे किस करने वाला था। अब यही सारी बातें वो सोच रही होती है। पीछे से कोई अननोन पर्सन आता है, उसे टच करते हैं जिसकी वजह से वो उसे पुश करती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि यदा का बॉयफ्रेंड है जो कि आउटसाइड कंट्री से वापस थाईलैंड आ चुका है। यहाँ पर यदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और सडनली जा करके अपने बॉयफ्रेंड को हक कर लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तब उसका बॉयफ्रेंड रीज़न पूछता है जिसकी वजह से यदा उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह क्रिट ने धोखे से उसकी कंपनी को अपने नाम कर लिया है। तब यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है वैसे भी वो कंपनी किसी काम की नहीं है। पिछली बार भी शायद तुम्हें याद होगा कि वो बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे सेव किया। मुझे लगता है कि तुम्हें न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। जिस पर यदा कहती है वो बिज़नेस मेरे डैड का ड्रीम है, उन्हें मैं किसी भी कंडीशन में निराश नहीं कर सकती हूँ,
इसी वजह से मुझे उसी बिजनेस को वापस पाना है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड रेडी हो जाता है। ठीक है, फिर मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा। खेम क्रिट से मिलने के लिए जा रही थी, जिस पर विट उसे रोकता है। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम उसके पास क्यों जा रही हो? तब खेम यहाँ पर विट को बताती है कि पास्ट में उसने क्रिट को अपने डैड के सीक्रेट अकाउंट के बारे में बता दिया है और उसकी की भी उसके पास है, तो वो उसके डैड को बर्बाद कर सकता है, इसीलिए उसे जाना ज़रूरी है। अगले सीन में दिखाया जाता है खेम क्रिट से मिलने के लिए पहुँच जाती है। तब वो क्रिट पर गुस्सा करती है, तुम्हें मेरी लाइफ स्पॉइल करके और मेरी फैमिली को स्पॉइल करके क्या मिला? सच में मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी भूल की। तब यहाँ पर क्रिट खेम से कहता है, तुम इस वजह से ये सब बकवास भरी बातें कर रही हो क्योंकि तुम्हें पास्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं ना। यहाँ पर खेम कहती है, अब तुम ऐसे ही बोलोगे क्योंकि तुम हमारी फैमिली को अच्छे से स्पॉइल जो कर सकते हो, क्योंकि मैंने गलती से ही सही तुम्हारे प्यार के धोखे में आ करके अपने डैड की वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता दी जिसकी वजह से इजीली तुम हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जिस पर क्रिट कहता है, तुम इस की बात कर रही हो? कोई बात नहीं, ये की तुम रख लो, मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन याद रखना तुम मेरे लिए किसी प्रिंसेस से कम नहीं हो। बस तुम्हें सच्चाई के बारे में पता नहीं है, इसी वजह से तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, लेकिन सच्चाई सामने आने पर यकीन मानो तुम खुद मेरा सपोर्ट करोगी। फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा एंड आई होप उस वक्त तुम भी मुझे समझने की कोशिश करोगी। और साथ ही उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने घर वापस चली जाए। खेम कुछ पलों के लिए तो एकदम स्टैचू सी बन जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिट क्या कहकर उससे जा रहा है। वेट पीछे से ये सारी बातें सुन लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। खेम के हाथों में उसका लगेज था क्योंकि वो यहाँ से अब अपने घर वापस जाने वाली थी। यहाँ पर खेम को दिखाया जाता है जो पैन को थैंक्स बोलती है उसकी हर तरफ से मदद करने के लिए। बुरे वक्त में पैन ने काफ़ी सपोर्ट किया था खेम को, इसी वजह से खेम के वहाँ से जाने की वजह से अब विट भी काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा था। वो भी खेम को वहाँ से जाने नहीं देना चाह रहा था, लेकिन खेम वहाँ से जा रही थी। पैन को काफ़ी बुरा लगता है, इसी वजह से वो अपने भाई विट से कहती है, एक बार प्लीज़ कोशिश करो ना बनाने की खेम को। जिस पर विट पैन से कहता है वो खेम की लाइफ है, वो जिस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहती है वो जी सकती है, लेकिन फिर भी पैन के फोर्स करने पर एक बार वो उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो तब तक जा चुकी थी। आगे उसे कंपनी से कॉल आता है जहाँ पर छाया उससे कॉल पे बात करती है। वो काफ़ी परेशान थी। छाया विट को बताती है कि काफ़ी टाइम से उसे कंपनी की डाटा के रिलेटेड धमकी मिल रही है कि कोई तो है जो उस कंपनी की डाटा को हैक कर सकता है और कंपनी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिस पर विट कहता है ऐसा अगर हो गया तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इस बारे में क्रिट को मालूम पड़ता है तो वो अपना पूरा फोर्स लगा देता है कि किसी भी तरह वो अपनी कंपनी को सेव कर सके। विट यहाँ पर क्रिट को बताता है कि अगर उनकी कंपनी के डाटा को हैक कर लिया गया तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और इससे कंपनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है। तब यहाँ पर क्रिट परेशान था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उसे कॉल आता है जो कि रहता है यदा का। जिस पर क्रिट कहता है ये तुम्हारा काम है ना। यदा स्माइल करती है, ओह तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले, मुझे लगा कि तुम इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। तब यहाँ पर क्रिट कहता है चाहती क्या हो। यहाँ पर क्रिट को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यदा एक लड़की है और वो उसकी कंपनी को किसी भी कंडीशन में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, लेकिन यदा फुल कॉन्फिडेंस में थी। वो उसे धमकी देती है, बहुत जल्द तुम्हारी कंपनी का पूरा डाटा हैक कर लूँगी और तुम्हारी कंपनी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यदा इस वजह से फुल कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को ये सारे काम बहुत ही अच्छे से आते थे। इसी वजह से यदा क्रिट से कहती है अगर तुम चाहते हो ना कि मैं ऐसा ना करूं तो खेम के बारे में मुझे बता दो। अगर खेम सही सलामत मुझे मिल गई तो समझो ये काम मैं नहीं करूँगी। जिस पर क्रिट साफ मना कर देता है, खेम के बारे में तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। तब छाया बोलती है इससे कंपनी बहुत बुरी तरीके से लॉस में जा सकती है, तुम बता दो। लेकिन क्रिट अपनी ही बात पर अटल रहता है। वो खेम के बारे में यदा को नहीं बताता है, जिसकी वजह से यदा अब क्रिट को चैलेंज करती है, बहुत जल्द तुम्हारी कंपनी को मैं सच में बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तुम्हें खुद भी यकीन नहीं आएगा। और वो काउंट करना स्टार्ट करती है 3, 2, 1 और क्रिट की ऑफिस की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और उसके बाद उसका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर 30 सेकेंड के अंदर ये सब कुछ सही नहीं हुआ तो कंपनी सच में डिस्ट्रॉय हो सकती है। विट भी क्रिट को समझाता है कि उसे यदा को बता देना चाहिए, नहीं तो यदा गुस्से में ज़रूर क्रिट की लाइफ को स्पॉइल कर सकती है और कंपनी सिर्फ क्रिट की नहीं है, सारे एम्प्लॉयज़ की भी है। जिसकी वजह से ना चाहते हुए क्रिट को यहाँ पर यदा को बताना पड़ता है कि खेम सही सलामत उसके घर पर पहुँच जाएगी, जिस पर यदा काफ़ी खुश होती है। चलो फाइनली तुम्हें चैलेंज किया था कि इस गेम की विनर मैं रहूँगी और मैं ही हूँ। जिस पर क्रिट कहता है सिर्फ इस बार के लिए, आगे तुम ज़रा चैलेंज को अच्छे से एक्सेप्ट करना क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें मौका मिले मुझे चैलेंज करने के लिए। यदा खुश थी कि चलो फाइनली उसने क्रिट जैसे बंदे को हराया तो सही। छाया विट से बात करती है और उससे कहती है तुम तो क्रिट के अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हें तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो यदा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर विट कहता है क्रिट इस वक्त सच में पागल हो गया है
उसे बस रिवेंज के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में वो कितने लोगों को हर्ट कर रहा है इसके बारे में उसे भी आइडिया नहीं है। पास्ट में जो उसके साथ हुआ वही सेम अब वो यदा और खेम के साथ कर रहा है। इधर खेम को दिखाया जाता है जो फाइनली अपने डैड के पास पहुंच चुकी थी और अपने डैड को देख करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। डैड अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और खेम को सडनली हक कर लेते हैं कि थैंक गॉड उनकी बेटी सही सलामत घर वापस आ गई है। यदा को भी डैड के थ्रू मालूम पड़ चुका था कि खेम सही सलामत घर वापस आ गई है, तो वो जल्दी से घर वापस आ जाती है और खेम को देख करके सडनली उसे हक कर लेती है, थैंक गॉड तुम सही सलामत घर वापस आ गई हो।